प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रथम अध्याय का कूलॉम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलॉम ने यह बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना लगता है। ये भी आप जानते हैं कि दो एक ही जाति के आवेश हैं, अर्थात प्लस और प्लस, माइनस और माइनस यदि करीब करीब रखे हैं तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है। और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि पास पास रखे हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। यह आप पहले से जानते हैं। ठीक है। कूलॉम ने यह बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा और इस बल की दिशा कितनी होगी, और बल बताने से पहले उसने कुछ शर्तें भी बताई। उन शर्तों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कूलॉम ने दो बातें और जोड़ी। आवेश क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। स्थिर का मतलब वो गतिशील नहीं होने चाहिए। इसका रीजन क्या है? यदि आवेश गतिशील होंगे तो उन दोनों के मध्य चुंबकीय बल भी कार्यरत होगा। इस वजह से यह शर्त है। दोनों आवेश क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? वो बिंदुवत होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। आवेश बहुत छोटे होने चाहिए। बहुत छोटे का मतलब क्या है? ये आवेश का जो आकार है वो आकार इनके मध्य की दूरी है, जो यहाँ पे आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं, इसकी तुलना में बहुत कम होना चाहिए। आवेश का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। उस आवेश को हम पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो कूलॉम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। हमने मान लिया दो आवेश Q1 और Q2 है। माना दो आवेश Q1 व Q2 है। इनके मध्य की दूरी कितनी ली हमने? R है। ठीक है। तो कूलॉम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इन दोनों आवेशों का गुणा क्या होगा? Q1 Q2, इनके समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इस बल की जो डायरेक्शन होगी, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उस बल की डायरेक्शन होगी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा कौन सी बनी? ये बनी। इस रेखा के अनुदिश ये बल कार्यरत होगा। ध्यान दें, बल की डायरेक्शन इसलिए क्योंकि बल सदिश राशि है, उसका परिमाण और दिशा दोनों हमें बताने पड़ते हैं। पुनः से ध्यान दें, कूलॉम ने क्या बताया कि यदि आवेश, आपके दो आवेश हैं वो स्थिर हैं और पॉइंट चार्ज हैं, बिंदुवत आवेश हैं, तो उनके मध्य जो बल लगता है दोनों आवेशों के गुणा के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ लिखूं, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है। यहां ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हम, तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक लेते हैं हम K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K क्या है? K समानुपाती नियतांक है। ठीक है। अभी थोड़ी देर आगे बाद में इसका K का पूरा एनालिसिस करेंगे कि किन बातों पे निर्भर करता है, कितना इसका मान होता है। और वैसे मैं लिख भी देता हूँ, K का मान दो बातों पे निर्भर करता है। K का मान माध्यम की प्रकृति व मापन पद्धति पर निर्भर करता है। K का मान
माध्यम की प्रकृति व मापन पद्धति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा माध्यम है, हवा है तो अलग लगेगा, जल है तो अलग लगेगा, कोई और माध्यम है तो बल कुछ अलग लगेगा। यानी माध्यम से इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रभावित होता है। प्रभावित होगा तो F की वैल्यू बदलेगी, इसलिए नियतांक आया है। और साथ ही साथ इस K का मान मापन पद्धति पर भी निर्भर कर रहा है कि किस पद्धति में आप मापन कर रहे हो, MKS पद्धति में मापन कर रहे हो या CGS पद्धति में मापन कर रहे हो, उस पर भी ये निर्भर करता है। पुनः से हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमें दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। जब हम ये पहले से जानते हैं कि यदि आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल कब लगता है, जब दोनों आवेश एक ही जाति के हों, अर्थात प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत प्रकृति के हों तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। कितना लगता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया K का मान मापन पद्धति और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी दो आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है, इतना होता है। किसने बताया, ये कूलाम ने बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम K के बारे में डिस्कस करते हैं कि K का मान किस प्रकार से लेते हैं हम। अब हम K के मान पर डिस्कस करते हैं। K का मान, एक बार मात्रक देख लेते हैं, बाद में मान की तरफ जाएंगे। K का मात्रक, तो न्यूटन के अनुसार दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो बल होता है K(Q1 Q2 बटा R²। K(Q1 Q2 अपॉन R²। हम K का मात्रक देखना चाहेंगे तो K का मात्रक देखते हैं। K बराबर होगा क्या, यहाँ से K बराबर क्या है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, F(R²) अपॉन Q1 Q2। क्लियर। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। प्रतीकों में लिख देता हूँ मैं न्यूटन। और ये डिस्टेंस है, इसका मात्रक होता है मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन आवेश का मात्रक कूलाम स्क्वायर। कूलाम गुणा कूलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। विमा पर डिस्कस करते हैं। इसकी विमा न्यूटन यानी बल की विमा होती है m1 L1 T-2। दूरी L²। आवेश की विमा होती है AT। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। M 1 है, L 1 और 2 3 होगी घात इसकी। T 1 1 2 ऊपर आएंगी तो -2 पहले से हैं तो T की पावर हो जाएगी -4 और 1 की पावर हो जाएगी -2। ये K की क्या हो गई, विमा हो गई। ठीक है, K का मान पढ़ने से पहले इसकी मात्रक और विमा देख लेते हैं। K का मात्रक देखते हैं तो न्यूटन के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है F = K(Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से K का मान आया F(R²) Q1 बटा Q1 Q2। F का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर, इस वजह से मीटर स्क्वायर। आवेश कूलाम, तो कूलाम गुणा कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, K का मात्रक हो गया। विमा देखते हैं तो बल की विमा m1 L1 T-2। दूरी की विमा L होती है स्क्वायर तो L²। आवेश की विमा AT होती है। यहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश हैं तो AT और AT। सोल्व किया, M1 L की टोटल 3 हो गई, T की 2 ऊपर है 2 नीचे है, नीचे वाली ऊपर आएंगे तो माइनस की होंगी तो T की -4 हो गई और A की कितनी हो गई, -2 हो गई। ये K की क्या हो गई, विमा हो गई। अब हम K के मान पर डिस्कस करते हैं। K का मान, ठीक है, K
के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर। पहले हम देख लेते हैं निर्वात में कितना बल लगता है। निर्वात में के का मान, ठीक है। तो के की जो वैल्यू लेते हैं हम निर्वात के लिए, वो लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान होता है निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। मात्रक देखते हैं तो के का मात्रक है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो के का मात्रक था अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं हम, तो आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। तो 4 नियतांक है, पाई नियतांक है, ये इसकी वैल्यू ये रही। तो इसके का मान आएगा आपका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जहाँ पर भी यदि दो आवेश हैं आपके, Q1 है और ये आपका क्या है Q2 है, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल लिखेंगे। इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी R है, तो ये आएगा KQ1 Q2 बटा R²। यदि इन दोनों के बीच में निर्वात है तो निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? ये पुट करेंगे और या ये पुट करेंगे, दोनों सेम है। तो ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट करती Q1 Q2 बटा R²। ये आपका निर्वात में लगने वाला बल होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात में ही लगता है। दो आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात में ही लगता है। यानी के का मान सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। निर्वात के लिए के का मान सर्वाधिक होता है। ये तो निर्वात के लिए आ गया। अब हम माध्यम के लिए देखते हैं। देखो ध्यान दें, माध्यम के लिए हम लेंगे के का मान, माध्यम में के का मान। तो इस एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लेंगे हम? एप्सिलॉन जो किसकी विद्युतशीलता हो जाएगी? उस प्रॉपर माध्यम की हो जाएगी। जैसे कोई भी माध्यम है, प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होता है इस एप्सिलॉन का मान। जल के लिए अलग होता है, कांच के लिए अलग होता है, धातुओं के लिए अलग होता है। जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ एप्सिलॉन का मान रख देते हैं। एप्सिलॉन का मान धातुओं के लिए कितना होता है? धातुओं और चालकों के लिए एप्सिलॉन का मान धातुओं और चालकों के लिए अनंत होता है। ये बात ध्यान रखना होगा। एप्सिलॉन का मान धातु और चालकों के लिए अनंत होता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं के लिए होता है, सबसे कम किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। एप्सिलॉन का मान सबसे कम किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? धातुओं के लिए। धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है? अनंत होता है। तो माध्यम के लिए हम के का मान क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस हिसाब से माध्यम में बल कितना लगेगा? माध्यम में बल लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी के की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे Q1 Q2 बटा R²। ध्यान दें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, माध्यम में बल
निर्वात की तुलना में कम होता है, क्योंकि K का मान सर्वाधिक किसके लिए होता है? K का मान सर्वाधिक किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। माध्यम आते K का मान कम हो जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ यहाँ F नोट यानी निर्वात में बल है वो ज़्यादा होता है किससे? माध्यम में लगने वाले बल से। इससे अगला टॉपिक पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि माध्यम में जो बल लगता है वो निर्वात की तुलना में कम लगता है। तो निर्वात में मान लिया मैंने तो बल लग F नोट और माध्यम में बल मान लिया मैंने F। इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम पैराविद्युतांक कहते हैं, एप्सिलॉन R कहते हैं। पैराविद्युतांक किसे कहते हैं? निर्वात में लगने वाला बल अपॉन माध्यम में लगने वाला बल, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैराविद्युतांक कहते हैं। आगे लिखते हैं, हम जानते हैं ये बात। F नोट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये माध्यम में बल है, ध्यान दें, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये तो है माध्यम में निर्वात में बल। और ये है आपका माध्यम में बल। पैराविद्युतांक किसे कहते हैं? निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल व माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक कहते हैं। उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये F नोट की वैल्यू हो गई, F की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कट गई, 4 पाई कट गई, ये कट गई, तो एप्सिलॉन R क्या आया? एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये किसकी वैल्यू आ गई? एप्सिलॉन R की वैल्यू आ गई। ध्यान दें, एप्सिलॉन नोट का मान सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान दें, हमेशा एप्सिलॉन का मान ज्यादा होगा किससे? एप्सिलॉन नोट से। निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है, माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से ज्यादा होती है। और एप्सिलॉन धातुओं के लिए अनंत होता है। धातुओं के लिए कितना होता है? अनंत होता है। इस हिसाब से देखें तो ऊपर हमेशा ज़्यादा वैल्यू लिखी जाएगी, नीचे वैल्यू कम आएगी, तो एप्सिलॉन R का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। एप्सिलॉन R का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। निर्वात के लिए देखें तो निर्वात अपॉन निर्वात, तो उसके लिए 1 भी आ सकता है। तो एप्सिलॉन R का मान सदैव 1 से बड़ा होता है और एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नोट से अधिक होता है। और धातुओं के लिए यहाँ अनंत पुट करेंगे तो एप्सिलॉन R का मान कितना आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। तो धातुओं के लिए एप्सिलॉन R का मान सर्वाधिक अनंत होता है। धातुओं की आपेक्षिक विद्युतशीलता अनंत होती है। यदि यहाँ पे हम दो आवेशों के मध्य एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। जैसे दो आवेश, एक आवेश Q1 है, एक आवेश आपका Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, इनके मध्य कोई धातु रख दें हम, तो इन दोनों के मध्य बल देखते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह हम कितना लिखें? अनंत लिखें, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसी भी संख्या में अनंत का भाग लगेगा तो वो 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि दो आवेशों के मध्य कोई धातु रख दे या कोई चालक पदार्थ रख दें तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल कितना होता है? 0 होता है। ध्यान दें पुनः से, दो आवेशों के मध्य यदि आपने कोई धातु रख दी तो उन दोनों के मध्य लगने वाला बल 0 होता है।